बच्चों, देखिए आप लोग का यूपी बोर्ड की हिंदी के कोर्स में एक खंड काव्य होता है छोटा सा, जो कि आपके कोर्स में है। तो ये जो खंड काव्य होता है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है कि हर एक ज़िले में कुछ है अपना कि अलग अलग होता है। तो जैसे यहाँ सीतापुर है तो सीतापुर में आपका ये मेवाड़ मुकुट है खंड काव्य, जो महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। ये खंड काव्य आपके सिलेबस में है। तो इसमें देखिए चरित्र चित्रण आता है और सारांश आता है। तो सारांश जो है वो हर एक सर्ग इसमें बांटे गए हैं, जैसे अंक होता है या भाग होता है। तो इसी तरह से इसमें सर्ग है, तो या तो प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए, इस तरह से। और हर एक सर्ग का नाम भी है। तो या फिर ऐसे हो सकता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश या कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो पूरा जो मेवाड़ मुकुट है आपको पूरे का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। तो मतलब सभी सर्ग को आपको अपने हिसाब से खुद ही छोटा कर लेना होगा और उसी हिसाब से आपको ये लिखना होगा। तो अब देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश या कथानक अपने शब्दों में लिखिए, अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग या अरावली सर्ग का सारांश लिखिए। अब देखिए यहाँ पर सारांश जो है वो थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ड्रा में आ का डंडा लगेगा। तो इस तरह से हो जाएगा, सारांश लिखिए। तो अब देखिए इसमें जैसे है प्रथम सर्ग, इसका नाम है प्रथम सर्ग का अरावली। अरावली जो है वो एक पर्वत का नाम है, उसी पर ये है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर आपका पूरे का कथानक आ जाता है तो आप हेडिंग जरूर डालेंगे, प्रथम सर्ग अरावली सर्ग, भले उसमें आप थोड़ा सा लिखें। फिर द्वितीय सर्ग जो लक्ष्मी सर्ग है उसमें आप हेडिंग डाल के और दूसरी सर्ग इस तरह से लिखेंगे। ये नहीं कि पूरा एक साथ लिख दिया, तो आपको अधिक से अधिक नंबर इसमें मिलेंगे एग्ज़ाम में। अब देखिए आप प्रथम सर्ग जब डालेंगे अरावली सर्ग, तो सबसे पहले आप जो है थोड़ा सा परिचय बताएंगे कि पंडित गंगाधर रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य 7 सर्गों में विभाजित है। इन 7 सर्गों में प्रथम सर्ग या अरावली सर्ग की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। इसके बाद आप उस सर्ग का सारांश लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वत स्थित है। यह अरावली पर्वत का दायित्व स्वीकार करके गर्व से अपना मस्तिष्क ऊंचा करे हुए खड़ा है। तो इसमें देखिए अरावली पर्वत के बारे में आप बता रहे हैं कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वत स्थित है। वह अरावली पर्वत का दायित्व स्वीकार करके गर्व से अपना मस्तिष्क ऊंचा किए हुए खड़ा है। अर्थात जो भी मतलब पर्वत का दायित्व होता है कि वो शत्रु से रक्षा करे, हमारी हवाओं को जो है उधर रोक दे, टकरा करके हवाएं रुक जाती हैं। तो इस तरह से जो दायित्व होता है उस दायित्व को स्वीकार करके वो गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए हुए खड़ा है। इस अरावली पर्वत की गुफाओं में कवि ऋषियों के कभी वेद मंत्र और शब्द की ध्वनि गूंजा करती थी। अर्थात ये जो पर्वत है अरावली, ये सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो अरावली पर्वत है इसकी गुफाओं में कभी कवि ऋषियों के वेद मंत्र और शब्द की ध्वनि यहाँ पर गूंजा करती थी। अर्थात ऋषि मुनि यहाँ पर आकर के तपस्या करते थे। आज वहाँ वीर भाव से ओत प्रोत छंदों का उच्चारण होता है। अर्थात आज यहाँ पर क्या है, क्योंकि वहाँ पे महाराणा प्रताप ठहरे हुए थे, तो यहाँ पर वीर भाव से ओत प्रोत छंदों का उच्चारण होता है। अर्थात वहाँ पर केवल वीरता की ही बातें होती हैं। युद्ध में पराजित होने के बाद राणा प्रताप की यही कुटी है। अर्थात युद्ध में जब पराजित हो गए थे महाराणा प्रताप, तो अब उन्होंने अरावली पर्वत को ही अपनी कुटी बना ली है और वो यहीं पर अपने परिवार के साथ में रहते हैं, जिसमें वह अपनी पत्नी लक्ष्मी तथा अपने पुत्र अमर व पुत्री दौलत के साथ निवास करते हैं। ठीक है, इसमें मतलब अपने परिवार के साथ में रहते हैं, जिसमें उनकी पत्नी तथा उनका पुत्र अमर व पुत्री दौलत है, उनके साथ में वो रहते हैं। वन में अनेक कष्टों को सहन करते हुए तथा अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए भी राणा प्रताप ने शत्रु पक्ष की कन्या को पुत्री समान पाला। यह उनकी शरणागत की वत्सलता का प्रभाव है। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ऊपर देखिए बताया गया है कि वो अपनी पत्नी लक्ष्मी और पुत्र अमर और पुत्री दौलत। अब देखिए यहाँ पर पुत्री लिखा है दौलत, लेकिन दौलत जो है वो इनकी पुत्री नहीं थी, वो शत्रु पक्ष की कन्या थी, जिसको कि इन्होंने
वो इनकी शरण में आई हुई थी और इसको इन्होंने अपनी पुत्री की तरह पाला, उसको सम्मान दिया और उसकी रक्षा की। तो ये बहुत ही मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि ये शरणागत की रक्षा करने वाले थे, जो इनकी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करते थे। और इनकी वात्सल्यता का भी पता चलता है। यहाँ पर देखिए ये वात्सल्यता भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो इससे इनका ये पता चलता है कि ये कितना मतलब दयावान थे कि शत्रु पक्ष की कन्या को भी इन्होंने अपना लिया और उसको पुत्री के समान ये पालन पोषण उसका करने लगे। और सर्ग के अंत में राणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी अपने पुत्र को गोद में लिए हुए भविष्य की चिंता में लीन बैठी है। ठीक है, जो पहला सर्ग है ये अरावली सर्ग, ये यहाँ से समाप्त होता है कि जब इसका अंत होता है इस सर्ग का, तो उसमें इनकी जो पत्नी होती है लक्ष्मी, वो अपने पुत्र को गोद में लेकर के बैठी हुई होती है और भविष्य की चिंता में लीन बैठी है। भविष्य के बारे में सोच रही है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में सोचती है। यहीं से प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सर्ग जो है, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर लक्ष्मी सर्ग या द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। ठीक, चाहे इस तरह से आएगा क्वेश्चन कि लक्ष्मी सर्ग का सारांश लिखिए या फिर द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। द्वितीय सर्ग का नाम ही लक्ष्मी सर्ग है। देखिए जब दूसरा सर्ग शुरू होता है, चांदनी रात का प्रथम पहर है, चारों ओर शांति छाई हुई है, तमाम पक्षी दिन भर की थकान के बाद अपने अपने घोंसलों में सोए हुए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है दूसरे सर्ग में जब शुरू हुआ है कि चांदनी रात का प्रथम पहर है। यहाँ पर कहर लिखा हुआ है, देखिए इसको भी आप लोग अपना लिखेंगे अगर तो सही कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कहर लिखा हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पर कहर लिखा है, इसको पहर समझेंगे। और ये शांति लिखा है, तो शांति ता में छोटी की मात्रा लगती है, सबको मालूम ही होगा। तो चारों ओर शांति छाई हुई है, तमाम पक्षी दिन भर की थकान के बाद अपने घोंसलों में सोए हुए। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो दूसरा सर्ग स्टार्ट होता है वो चांदनी रात का प्रथम पहर है, चारों ओर बिल्कुल शांति छाई हुई है और जो पक्षी होते हैं वो दिन भर की थकान के बाद सब अपने अपने घोंसलों में सोए हुए हैं। इस एकांत क्षेत्र में रानी लक्ष्मी अपनी कुटिया के बाहर चिंतित मुद्रा में बैठी है। और ऐसे माहौल में क्या होता है, रानी लक्ष्मी जो है वो अपनी कुटिया में बाहर एकांत मुद्रा में चिंतित मुद्रा में बैठी हुई है। भूखे पुत्र को देखकर उसका हृदय व्याकुल हो उठता है। राणा की संतान होते हुए भी आज उसका पुत्र भर पेट दूध तक किससे वंचित है। रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि अब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जब बाहर बैठ के सोचती हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो परेशान होती हैं, क्योंकि अपने वो भूखे पुत्र को देखती हैं तो उन्हें बहुत ही उसके ऊपर तरस आता है कि महाराणा प्रताप का ये पुत्र आज एक बूंद दूध के लिए भी तरस रहा है, इसको पेट भर दूध भी नहीं मिल रहा है, दूध से ये वंचित है। और वो इतना व्याकुल हो उठती हैं और कहती हैं कि अब देखिए यहाँ पर ये जो कहती हैं, किसी के कहे हुए वाक्य को हम बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है, इसीलिए वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जब व्याकुल हो गई तो उन्होंने कहा, कर्म योग तो आदर्श मात्र है, कर्म योग ही सच्चा दर्शन है। सज्जन सदा मानवीय भावना को प्राप्त करते हैं, परंतु कुमार्गी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ये मतलब इतना निराश हो जाती हैं अपने जीवन से, तो इनको लगता है कि कर्म योग जो है वो आदर्श मात्र है, जैसे वो अपना कर्म कर रहे थे महाराणा प्रताप, उसी के लिए कहती हैं। और कर्म भोग ही सच्चा दर्शन है, कर्म का भोग करना सच्चा दर्शन है। कहती हैं सज्जन जो होते हैं सदा मानवीय भावना को प्राप्त करते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा मतलब अच्छे ही कर्म करते हैं, और जो कुमार्गी व्यक्ति होते हैं उनको जीवन में सफलता मिलती है। ऐसा इन्होंने अकबर के लिए कहा था कि वो कुमार्गी है और उसको सफलता मिल गई है, वो अच्छा आदमी नहीं है। तो इस तरह से ये निराशापूर्ण बातें करती हैं, सोचती हैं। तभी देखिए शत्रु के सामने अपना मस्तिष्क न झुकाने के कारण महाराणा प्रताप इन दुखों को सहन कर रहे हैं। और
यहाँ पर देखिए कारण शब्द जो है वो भी मिसप्रिंट है। यहाँ पे कारण होगा, उसको सभी लोग लिख लेंगे यहाँ पर कारण। तो कह रही हैं कि शत्रु के सामने अपना मस्तिष्क न झुकाने के कारण महाराणा प्रताप इन दुखों को सहन कर रहे हैं। रानी लक्ष्मी शीश के सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं तो कष्ट सहन कर सकती है, किंतु अपने पुत्र तथा पुत्री को दुखी नहीं देख सकती। और ये सब बातों में वो खोई हुई हैं, सोच रही हैं, बहुत परेशान है। और कहा जा रहा है रानी लक्ष्मी के बारे में कि वो अपने शीश के सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं तो कष्ट सहन कर सकती हैं, अर्थात स्वयं दुख सह सकती हैं, परंतु अपने पुत्र और अपनी पुत्री को दुखी नहीं देख सकती हैं। उसके मुंह से सहसा ही निकले हुए शब्द को सुनकर महाराणा प्रताप रानी के रोने का कारण पूछते हैं। और अचानक से क्या होता है कि जब इनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं जो ऊपर इन्होंने कहा है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम। और जब आप इसको लिखेंगे एग्ज़ाम में, तो जो कोटेशंस हैं यानी किसी के कहे हुए वाक्य हैं या कोई लाइन है, तो उसको आप ज़रूर लिखेंगे, इससे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और उसको वर्ड टू वर्ड जैसा है वैसे ही लिखेंगे। तो जब रानी लक्ष्मी ऐसा बोलती है जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको जब महाराणा प्रताप सुनते हैं तो वो, और रानी के रोने की आवाज़ भी वो सुनते हैं, तो वो उससे कारण पूछते हैं कि रानी लक्ष्मी क्या कहती है। तब ये भी देखिए उन्हीं के शब्दों में कहा गया है, तो वैसे ही लिख दिया गया है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। रानी लक्ष्मी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो रानी लक्ष्मी उनसे मतलब छुपा ले जाती है, कहती है कुछ भी नहीं और कोई बात नहीं है, कहकर आंसू पोंछते हुए कुटिया के अंदर चली जाती हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कुटिया के अंदर चली जाती हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप की आंखें भी आंसुओं से भीग जाती हैं। महाराणा प्रताप भी दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखें भी आंसुओं से भीग जाती हैं। इसके बाद देखिए तीसरा सर्ग है, इसको भी थोड़ा समझा देते हैं हम। बाकी के जो सर्ग हैं अगर वो भी समझना है आप लोगों को तो आप लोग बताएंगे हमको, तो हम उसको भी ऐसे बना करके भेज देंगे। क्योंकि जब ये क्लास हुई थी तो बहुत सारे लोग इसको अटेंड नहीं कर पाए थे, इसलिए ये हम आपको समझा रहे हैं। इसके बाद देखिए तीसरा सर्ग है प्रताप सर्ग, चाहे इसको तीसरा सर्ग कहिए चाहे प्रताप सर्ग कहिए। तो इसमें देखिए क्या है कि महाराणा प्रताप तो कुछ देर तक कुटिया के बाहर ही खड़े रहते हैं। अब यहाँ पर वहाँ से बताया जा रहा है कि जब रानी लक्ष्मी अपने आंसुओं को पोंछते हुए चली जाती है अंदर कुटिया के, तो महाराणा प्रताप थोड़ी देर तक कुटिया के बाहर ही खड़े रहते हैं। तत्पश्चात वृक्षों की घनी छाया में आंखें मूंद कर रानी लक्ष्मी के कष्टों के विषय में विचार करने लगते हैं। और मतलब रात्रि का समय था, लेकिन फिर भी ये वृक्षों की छाया में आंख मूंद कर रानी लक्ष्मी के कष्टों के विषय में विचार करने लगते हैं, अर्थात सोचने लगते हैं। और कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से ही यश की प्राप्ति होती है। अपने बारे में सोचते हैं और मन ही मन में कहने लगते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से ही यश की प्राप्ति होती है। मेवाड़ को मुक्त करना ही उनका प्रधान कर्तव्य यानी मुख्य कर्तव्य है। वो कहते हैं कि मेवाड़ को मुक्त कराना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है, और जब मैं कर्तव्य का पालन करूँगा तभी मुझे यश की प्राप्ति होगी। इसके लिए वो अपने प्राणों की आहुति कर देने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए मतलब वो अपने प्राण को निछावर करने के लिए भी तैयार है, यानी मेवाड़ की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। मान सिंह तथा शक्ति सिंह द्वारा शत्रु का साथ दिए जाने पर उन्हें खेद है। और क्या होता है कि इनके ही साथी थे मान सिंह, और इनका भाई था शक्ति सिंह, जो कि शत्रु का साथ दे देते हैं। इनका साथ ना दे करके वो अकबर के साथ जा कर के मिल जाते हैं और अकबर का साथ दे देते हैं। तो इससे ये बहुत ज़्यादा इनको खेद है, अर्थात इनको इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख है कि मेरे दो लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि मेरे शत्रु का साथ दे रहे हैं। और उनका कहना है कि एक दिन शक्ति सिंह की आत्मा उसे दुत्कारेगी तथा वह वापस लौटेगा। और इनको क्या कहते हैं ये कि एक दिन जो शक्ति सिंह है उसकी आत्मा उसे ज़रूर दुत्कारेगी, अर्थात उसको ज़रूर ये पछतावा होगा कि मैं अपने भाई का साथ छोड़ करके शत्रु से आकर के मिल गया हूँ, तब वो ज़रूर वापस लौट आएगा। तो इनको मतलब ये पूरा भरोसा है कि एक दिन ज़रूर जब उसको पछतावा होगा तो वो लौट आएगा तथा वह वापस लौटेगा। महाराणा प्रताप
के चेतक की स्वामी भक्ति तथा शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में भी विचार करते हैं। और महाराणा प्रताप इन दोनों के बारे में सोचने के साथ साथ जो उनका चेतक था, घोड़ा था, जो बहुत ही स्वामी भक्त था, वो भी अपने स्वामी के लिए कुछ भी कर सकता था, उसके बारे में सोचते हैं। तथा जो शत्रु पक्ष की कन्या थी दौलत, उसके बारे में विचार करते हैं कि एक मतलब ये शत्रु पक्ष की कन्या है जो मेरे यहाँ आकर के रहने लगी, मुझे पिता के समान प्यार करती है, मानती है, और एक मेरा खुद का स्वयं का अपना भाई है जो कि मेरा साथ न दे करके शत्रु के साथ, अकबर के साथ जा कर के मिल गया है। इसके बाद यही सब बातें मतलब सोचते हैं। लेकिन साधन ही है महाराणा प्रताप इस चिंता में व्याकुल हो रहे हैं कि वे शत्रु सर्ग का सामना किस शत्रु वर्ग का, यहाँ पर सर्ग नहीं होगा, वर्ग होगा। तो यहाँ पे आगे से देखिए कि जब वो सोचते हैं कि दौलत जो है शत्रु पक्ष की कन्या है, फिर भी हमारे साथ आकर के रहती है, पुत्री की तरह मतलब रहती है, और मुझे पिता के समान प्यार करती है। अपने मन में वे सिसोदिया वंश की आन रखने का संकल्प लेते हैं, और मन ही मन में वो क्या सोचते हैं कि सिसोदिया वंश की हर तरीके से वो रक्षा करेंगे, उसके सम्मान को बचाएंगे। लेकिन साधन ही है, महाराणा प्रताप इस चिंता में व्याकुल हो रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि लेकिन जो है साधन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और इसी चिंता में वो व्याकुल हो रहे हैं कि शत्रु वर्ग का सामना किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर देखिए जो शत्रु, ये सर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ग होगा, शत्रु वर्ग का सामना किस प्रकार से करेंगे, ऐसी चिंता करते हैं महाराणा प्रताप, और उसी चिंता में अपना सोच रहे होते हैं। तो इसके बाद देखिए ये आपके 3 सर्ग हो गए हैं। अगले जो सर्ग हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।